कितने प्रकार के होते हैं और अलैंगिक जनन जो है इसकी क्या विशेषता है, और अलैंगिक जनन का जो प्रकार है विखंडन, जिसके दो पार्ट थे, एक द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन, इन सभी के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया है। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं मुकुलन किसे कहते हैं। ठीक है, मुकुलन किनमें होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अपखंडन क्या है और बीजाणु जनन क्या है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कायिक प्रवर्धन क्या है। इन सारे टॉपिक को खत्म करने के बाद एक और टॉपिक बच जाएगा ऊतक संवर्धन। उसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग चल जाएंगे किसमें, फूल के बारे में, पुष्प में लैंगिक जनन, इसके बारे में चल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना मुकुलन किसे कहते हैं। आप लोग ध्यान से समझिए, मुकुलन एक ऐसा प्रक्रिया है अलैंगिक जनन का जिसमें शरीर के सतह से कोई एक ऐसा अंग होता है, शरीर के सतह का एक ऐसा पार्ट होता है जो बाहर की ओर वृद्धि करने लगता है, और अगर उसे काट के लगा दिया जाए या वो स्वतः ही अलग होकर के एक नया पौधा का रूप ले लेता है, इसे हम कहते हैं मुकुलन। जैसे आप फिलहाल समझिए कि ये एक कोशिकीय जीवों में जो मुकुलन है वो अलग प्रकार से होता है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है ईस्ट। ईस्ट में जो मुकुलन है किस प्रकार से होता है, ध्यान से समझिए। देखिए ये है ईस्ट, और इसके सतह में छोटा छोटा सा जो उभार आप देख रहे हैं ये मुकुल है। अब ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता है, इसके अंदर केंद्रक आता है और कोशिका द्रव्य आता है, और वापस से ये कट करके एक अलग ईस्ट बना लेगा। ठीक है, ये एक प्रकार का मुकुलन है एक कोशिकीय जीव में। आपसे पूछेगा कि मुकुलन किसमें पाया जाता है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में ईस्ट ऑप्शन में रहता है, आपको लगाना है ईस्ट में होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में भी मुकुलन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप हाइड्रा का ले सकते हैं। हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है, इसके अंदर कैसा मुकुलन होता है आप देखिए। हाइड्रा जो है उसका शरीर इस प्रकार से होता है। अब इसके शरीर में आप छोटा सा उभार अनुभव कर रहे होंगे, धीरे धीरे से ये थोड़ा बड़ा होने लगता है, बड़ा होकर के ये वृद्धि करता है। इसका नाम है स्पर्शक। क्या नाम है, स्पर्शक। ये स्पर्शक है, और हाइड्रा के अंदर से ये थोड़ा सा मुकुल निकल रहा है बाहर, इसको मुकुल या वड कहते हैं। और आगे जाने के बाद ये मुकुल इस हाइड्रा से, जनक हाइड्रा जो मान लीजिए मेन हाइड्रा था, इससे अलग हो जाता है और ये एक स्वतंत्र हाइड्रा बन जाता है। ठीक है, ये होता है मुकुलन द्वारा जनन। मुकुलन के बारे में आपको सब समझ में आ गया कि शरीर के सतह का कोई पार्ट अगर बाहर की ओर वृद्धि करने लगे और अलग होकर के एक नया जीव बन जाए, एक नया पौधा बन जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ठीक है, ये किस में होता है, ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, स्पंज में होता है, याद रखना। मुकुलन आपको समझ में आ गया, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपखंडन क्या है। तो अपखंडन कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा प्रोसेस है। अपखंडन में ये होता है कि कोई एक जीव है, अगर उस जीव का कोई एक पार्ट कहीं से कट जाए या खो जाए तो अपना वापस से उस पार्ट को पुनः वृद्धि कर लेता है, इसे हम कहते हैं अपखंडन। ठीक है, यानी किसी जीव के अगर किसी कारण बस प्राकृतिक या कृत्रिम तरीके से टुकड़े हो जाए तो वो जो अलग अलग टुकड़ा है वो एक स्वतंत्र जीव बन जाता है, अपने खोए हुए भाग को पुनः विकसित कर लेता है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या, अपखंडन। अपखंडन किसमें होता है, स्पाइरोगायरा में होता है, हाइड्रा में होता है और प्लेनेरिया में होता है। ये सारा एग्जांपल आपको याद रखना है अपखंडन का। ठीक है, इसमें आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लेंगे, सीधे सरल शब्दों में आप समझते जाइए। अब इसके बाद आता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या है, ठीक है, स्पोरुलेशन क्या है या स्पोर फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में आप थोड़ा सा समझिए कि निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं, जीवाणु, कवक, शैवाल, इन सभी में क्या होता है कि पौधा से, पौधा के अंदर जो है एक इस प्रकार का बीजाणुधानी बनता है। ठीक है, जिसे कहते हैं बीजाणुधानी। अब ये बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बीजाणु होते हैं। आप बात को ध्यान से समझिए, एक बीजाणुधानी बनेगा और उस बीजाणुधानी के अंदर छोटे छोटे हल्के हल्के बीजाणु होंगे। ठीक है, या वही समझिए जिसे कहते हैं स्पोर होंगे। ठीक है, अब ये समझिए कि बीजाणुधानी के चारों तरफ एक मोटा कड़ा आवरण होता है। बीजाणुधानी के चारों तरफ एक मोटा और कड़ा आवरण होता है। ये आवरण क्यों होता है, तो सुरक्षा के लिए होता है। इसलिए सुरक्षा, तो प्रतिकूल परिस्थिति में बीजाणु जो उसके अंदर है, बीजाणुधानी के अंदर जो बीजाणु है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीजाणुधानी के चारों तरफ एक मोटा कड़ा आवरण होता है। ठीक है, ये किससे सुरक्षा प्रदान करता है, तो नमी जो है वो अगर कम होगा, यानी सूखा जब आएगा उससे बचाएगा बीजाणु को, उच्च तापमान हाई टेम्परेचर से बचाएगा, साथ ही साथ में एसिड से बचाएगा, यानी अत्यधिक अम्लीय अगर माहौल बन गया वहां पर, यानी उच्च अम्लीयता वाला कहानी हो गया तो वहां पर बचाएगा, उच्च क्षारीयता से भी बचाएगा, और साथ ही साथ में बाहर से जो हवा चलता है तेज, इससे भी बचाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि जो हल्के हल्के बीजाणु होते हैं वो बीजाणुधानी के अंदर सुरक्षित होते हैं। आपसे पूछेगा कि बीजाणु जनन किसमें किसमें होता है, तो बीजाणु जनन जो है ये मान लिया जाए
निम्न श्रेणी के जो जीव हो गए, जीवाणु, कवक, इन सभी में होगा, शैवाल वगैरह में होता है। ठीक है। अब जो इसके अंदर बीज होगा, छोटा छोटा सा स्पोर होगा, वो बहुत हल्का होता है। हल्का होता है, जब समय पूरा अंदर परिपक्व हो जाता है तो बीजाणु के ऊपर से ऊपर का जो आवरण है वो टूट जाता है, जिस प्रकार से वो बहुविखंडन में हो रहा था, और ये टूटता है और निकल करके हवा के साथ दूर दूर तक फैल जाता है। और जहां जहां फैलता है वहां पर जब इसको इस बीज को अनुकूल परिस्थिति मिलेगा, मतलब नमी मिलेगा, तो वहां पर से एक नया पौधा बन जाता है। आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। बीजाणु जनन क्या है? तो बीजाणु जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न श्रेणी के छोटे छोटे जो जीव हैं, जीवाणु जैसे कवक, शैवाल वगैरह हैं, उनके अंदर बीजाणु धानी बनता है, बीजाणु धानी। अब इस बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु बनेगा, और बीजाणु जो है वो स्पोर है, बीज है, छोटा छोटा सा, हल्का हल्का भी। अब बीजाणु धानी के चारों तरफ एक आवरण बन जाता है। ठीक है। आवरण यानी कवर बन जाता है, मोटा कड़ा। अब ये कवर उसको प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करेगा बीजाणु को, छोटे छोटे जो अंदर में बीज है। अब सुरक्षा प्रदान करेगा, इसका मतलब क्या है? किससे किससे सुरक्षा? सूखा से, अम्लीयता से, क्षारीयता से। ठीक है। इन सभी चीजों से, तापमान से सुरक्षा प्रदान करता है। और फाइनली जब बीज परिपक्व हो जाते हैं तो फट जाता है बीजाणुधानी, और बीज सब बाहर निकल जाता है, हवा के साथ उड़ करके दूर दूर तक चला जाता है। जहां पर भी उस बीज को अनुकूल परिस्थिति मिलेगा, तापमान, जहां पर भी उसको नमी मिलेगा, वहां पर क्या है, वो बीज इंडिविजुअल रूप से एक अलग पौधा का निर्माण करेगा। ये है बीजाणु जनन। अब हम लोग देखते हैं एक बहुत ही अच्छा प्रक्रिया, कायिक प्रवर्धन। इस कायिक प्रवर्धन के बारे में आपको बस इतना समझना है कि कायिक प्रवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ के किसी भी कायिक भाग से, जड़, तना तथा पत्ता से एक नया पौधा निर्माण होने की क्षमता आ जाए, उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे समझिए कि हम गुलाब लगाते हैं तो गुलाब का बीज थोड़ी लगाते हैं, गुलाब का कटिंग लगाते हैं, काट करके तना को ला के लगा देते हैं तो गुलाब हो जाता है। सेम उसी प्रकार से अगर हम लगाते हैं अंगूर वगैरह को, अंगूर का भी कटिंग लगाया जाता है, तो तना को काट के हम अलग लगा देते हैं, यानी उस तना के अंदर एक नया पौधा बनाने की क्षमता है। ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे के कायिक भाग से एक नए पौधे का निर्माण किया जाता है, इसे हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? गुलाब, अंगूर, इसके अलावा कनेर वगैरह हो जाएगा, हिबिस्कस या ओढ़ल हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि और कितने ऐसे पौधे हैं जिन्हें हम लोग कायिक प्रवर्धन के तरीके से लगा सकते हैं। क्या आलू को भी कायिक प्रवर्धन द्वारा लगाया जा सकता है? तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे वाला क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तक संवर्धन क्या है, और जो भी क्वेश्चन बन सकता है अलैंगिक जनन से, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे लैंगिक जनन। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को भी बताइए।